दोस्तों यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर से चर्चा में है। उत्तराखंड अपने राज्य में यूसीसी लागू करने की तैयारी में है, लेकिन भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहाँ की ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और वो भी 1867 से। दोस्तों बीजेपी के घोषणा पत्र में 3 सबसे बड़े प्रोमिसेस जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, राम मंदिर बनवाना और यूसीसी लागू करना। दोस्तों 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, 2024 में राम मंदिर भी बन गया और अब ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू हो ही जाएगा। दोस्तों जब भी देश में यूसीसी लागू करने की बात होती है तो ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन जाता है और कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो वही कुछ लोग इसके विपक्ष में आ खड़े होते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतिहास, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमेशा इतना विरोध क्यों होता है और यूसीसी लागू हो जाने से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें ऐसे प्रावधान हैं जो सरकार को दिशा दिखाने के लिए रखे गए हैं, यानी इसमें ऐसी बातों का उल्लेख है कि जब भी सरकार कोई कानून या नीति बनाए तो डीपीएसपी में लिखी बातों का विशेष ध्यान है। और इन डीपीएसपी में एक आर्टिकल नंबर 44 है जो सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता बनाने की बात करता है। आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, यानी एक ऐसा कानून जो सभी धर्मों या समुदाय के लोगों के लिए एक समान। दोस्तों आमतौर पर किसी भी देश में 2 टाइप के कानून होते हैं, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में चोरी, लूट, मारपीट और मर्डर जैसे मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदाय के लिए एक ही तरह की कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। सिविल लॉ शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल लॉ के अंदर आता है। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं, यानी सभी धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉ है, जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ। दोस्तों मुस्लिम में शादी, तलाक और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है। जैसे पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। और पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग हिंदू पुरुष पहली वाइफ के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता, ये पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग क्राइम होगा। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अपने अलग अलग पर्सनल लॉ है। लेकिन दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दों पर एक ही कानून लागू होगा जो कि सभी धर्म और जाति के लोगों पर एक समान लागू होगा। इसे ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतिहास। दोस्तों 1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर देश भर में एक समान कानून की बात की गई। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लगी। इसके बाद 1941 में BN राव कमेटी बनी। इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल लॉ बनाने की बात कही गई। दोस्तों 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों से आज़ादी दिलाना था। लेकिन उस समय जनसंघ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कर्पूरी महाराज समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया और उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। दोस्तों 10 अगस्त 1951 को भीमराव अम्बेडकर जी ने पत्र लिखकर नेहरू जी पर दबाव बनाया तो वो इसके लिए तैयार हो गए। हालांकि राजेंद्र प्रसाद समेत पार्टी के आधे से ज्यादा सांसदों ने इनका विरोध कर दिया। आखिरकार नेहरू को झुकना पड़ा। इसके बाद 1955 और 1956 में नेहरू ने इस कानून को 4 हिस्सों में बांटकर पास करवा दिया और जो कानून बने वो कुछ इस तरह से थे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। दोस्तों अब इन सब कानूनों से हिंदू महिलाओं को तलाक, दूसरी जाति में विवाह, संपत्ति और अधिकार, लड़कियों को गोद लेने का अधिकार मिल गया, पुरुषों की एक से ज्यादा शादी पर रोक लगा दी गई, महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार भी मिल गया। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे नेताओं का कहना था कि जब महिलाओं के हक के लिए कानून बनाना है तो सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए ही क्यों, सभी धर्मों की महिलाओं के लिए समान कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा। दोस्तों शाह बानो केस 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। सरला मुदगल केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सरकार को लताड़ लगाई और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त संविधान निर्माताओं की इच्छाओं को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी। और शायरा बानो केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हम सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करे
जो ब्रिटिश सरकार आईपीसी के माध्यम से सबके लिए एक कानून लागू कर सकती है, तो भारत पीछे क्यों है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमेशा से इतना विरोध क्यों? दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा विरोध अल्पसंख्यक, उसमें भी खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए शादी, ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामलों में सभी पर समान कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। दोस्तों, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों के पर्सनल लॉ नहीं रहेंगे, पर्सनल लॉ का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा और सभी को यूनिफॉर्म सिविल कोड ही मानना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? यूसीसी आने के बाद सभी लड़के लड़कियों की शादी की एज फिक्स कर दी जाएगी। फिर किसी भी धर्म का व्यक्ति उस उम्र से पहले अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग कोई पुरुष 4 शादियां कर सकता है, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम पुरुष भी 1 से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इंस्टेंट तलाक भले ही खत्म कर दिया गया हो, मगर ये भी सच है कि अभी भी ऐसी कई तरीके हैं जिससे मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है। मगर यूसीसी आने के बाद तलाक लेने का प्रोसेस सभी के लिए एक जैसा ही हो जाएगा और हर किसी को उसे मानना ही होगा। यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने का हक मिल जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम महिला भी बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगी, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं को बच्चा गोद लेने का हक नहीं है। दोस्तों, अगर यूसीसी लागू होता है तो महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर कोई पारसी महिला किसी दूसरे धर्म में शादी करती है तो उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से उन्हें पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। बाकी आप भी दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष और विपक्ष में कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। और अंत में आपसे एक ही छोटी सी गुजारिश, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।